we are start our new chapter in OC, that is chapter number 3, Business Services 2. अब बिजनेस सर्विसेज 1 में हमने देखा था इंश्योरेंस सर्विस के बारे में, वेयर हाउस सर्विस के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था उसमें कि अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कौन से होते हैं, पोस्टल सर्विस में, पोस्ट ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज मिलती है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 2 में। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, बिजनेस सर्विस 2। इसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विस के बारे में, बैंक के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको भी बहुत अच्छा खासा इसका नॉलेज होगा, क्योंकि बैंक के बारे में तो मैक्सिमम सबको जो है पता होता ही है। तो शुरुआत करते हैं हम बैंक की। तो बैंक वर्ड कहाँ से आया सबसे पहले? सो द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड अ बैंक। बैंक हम किसको बोलते हैं? ऐसा इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड started in Geneva in year 1407. The word bank is derived from the Italian word banco. बैंक वर्ड कहाँ से आया है? बैंक वर्ड बैंको से आया है। बैंको एक इटालियन वर्ड है, वहां से ये वर्ड एस्टेब्लिश हुआ है, बैंक। Evidences of the activities of the bank are also found in ancient time. This word emerged in a Roman Empire, where the money leaders known as Makela used to establish their small temporary shops on a long bench called as banku within a closed fence. The word banku and bank have been derived from this. पहले के जमाने में क्या था, इसमें बताया है कि रोमन एम्पायर के टाइम पे एक टेम्परेरी शॉप्स हुआ करते थे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे पैसों के लेन देन की, और वो एक बहुत लंबी बेंच लगा के बैठते थे और उसके अंदर वो लोग जो है पैसों का हिसाब किताब और कामकाज संभालते थे। तो उस बेंच को बोला जाता था बैंकू, और वहां से ये वर्ड जो है एस्टेब्लिश हुआ है, बैंक। अब नाउ मीनिंग ऑफ बैंक, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बैंक। तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक कौन सा है? हमारा सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। So Reserve Bank of India, bank is an institute which collect deposits in order to lend them with condition to return it at the end of fixed term or whenever it is demanded. RBI ने जो है एक डेफिनेशन दिया है बैंक का। क्या डेफिनेशन दिया है? कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट्स को कलेक्ट करता है, मतलब डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को वो पैसा उधार दे सके। जैसे बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको अपना पैसा कहीं पे डिपॉजिट करके रखना है जिसपे उनको इंटरेस्ट मिलता रहे, तो वो लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, टर्म डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग अकाउंट्स में रखवाते हैं पैसा। तो वो लोग अपने डिपॉजिट्स बैंक को देते हैं और बैंक उन डिपॉजिट्स को कलेक्ट करती है, अपने पास संभाल के रखती है। बदले में जिन लोगों को जरूरत होती है पैसों की, जो उधार पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, उन लोगों को बैंक लोन प्रोवाइड करती है, उसको बोला जाता है लैंड मनी। तो लोन प्रोवाइड करती है। दो मेन फंक्शन है बैंक के, एक तो डिपॉजिट कलेक्ट करना और दूसरा पैसा उधार देना, लोन प्रोवाइड करना। साथ साथ में ये कंडीशन होती है कि जिस पर्सन ने डिपॉजिट किया है वो जब भी डिमांड करेगा बैंक उसको उसके डिपॉजिट का पैसा वापस देगी। अगर फिक्स डिपॉजिट में रखा है तो जो फिक्स टाइम पीरियड होगा वो फिक्स टाइम खत्म होने के बाद उसको पैसा दिया जाएगा। अगर वो फिक्स टाइम से पहले पैसे की डिमांड करता है तब भी उसको पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन जितना फिक्स टाइम के बाद उसको ज्यादा पैसा मिलने वाला था वो ज्यादा पैसा उसको नहीं मिलेगा जितना उसने डिपॉजिट किया था, और उस पे जितने मंथ तक डिपॉजिट रहा उतने का इंटरेस्ट प्लस होके उसको मिलेगा। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है बैंक? बैंक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट कलेक्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। साथ में ये कंडीशन रखता है कि जब भी डिमांड की जाएगी कस्टमर्स के थ्रू तो वो कस्टमर को उनका डिपॉजिट का पैसा वापस दे देगा, उसको बोलते हैं बैंक। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक। ऐसा इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है बैंक। सो नाउ फंक्शंस ऑफ बैंक। तो फर्स्ट फंक्शन है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विस बैंक परफॉर्म अदर एक्टिविटीज टू। एंड सेकंड है टू इन्वेस्ट और लैंड मनी। ये दो मेन फंक्शन है, लेकिन इन फंक्शंस के अंदर बहुत सारे सब्सिडियरी फंक्शंस हैं। तो आज हम जो है बिल्कुल डिटेल में इसके बैंक के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम मेन फंक्शंस ऑफ बैंक पे। तो मेन फंक्शन है टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट, द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर। द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इज टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर।
सबसे बड़ी जिम्मेदारी बैंक की क्या है कि जो कस्टमर उसके पास डिपॉजिट रखवा रहा है उस कस्टमर के मन में बैंक का विश्वास होना चाहिए। अगर उस कस्टमर के मन में बैंक के लिए विश्वास नहीं है, मतलब अगर कहीं बाहर अफवाह उड़ती है कि ये बैंक तो उठने वाली है, ये बैंक तो बंद होने वाली है, अगर ऐसी रूमर्स स्प्रेड होने लगती है तो उस सिचुएशन में जितने भी कस्टमर होते हैं वो अपने अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक की रेपुटेशन खराब होती है और फिर कोई भी उस बैंक में अपने डिपॉजिट्स नहीं रखता है। तो बैंक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने कस्टमर्स के मन में अपना ट्रस्ट मेंटेन करके रखे। नाउ बैंक मेनली एक्सेप्ट 4 टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। अब देखो डिपॉजिट्स भी अलग अलग टाइप से बैंक एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहला उसमें आता है एक्सेप्ट डिपॉजिट में टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट। तो 4 टाइप है उसमें, एक तो है सेविंग अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है रिकरिंग अकाउंट एंड चौथा है फिक्स टर्म अकाउंट। सेविंग अकाउंट ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए होता है, ऐसे पर्सन्स के लिए होता है जो लोग अपने पैसे को एज अ सेविंग रखना चाहते हैं। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लेकिन फिक्स टर्म से बहुत कम होता है, एफडी से बहुत कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन करंट अकाउंट से ज्यादा होता है। फिर आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज्यादा करके बिजनेस के लिए रखा जाता है क्योंकि करंट अकाउंट में विड्रॉ और डिपॉजिट की लिमिटेशंस नहीं होती है। करंट अकाउंट में ट्रेडर जो है मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ भी कर सकता है और डिपॉजिट भी करवा सकता है, क्योंकि वो ट्रेडर है तो उसको बार बार पैसों की लेन देन करनी पड़ेगी। अगर लिमिटेशन होगा तो उस बेचारे के ट्रांजेक्शन जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए करंट अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत कम होता है। और फिर रिकरिंग अकाउंट सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है और फिक्स टर्म अकाउंट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है। इसमें फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट रखा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो अपन देखते हैं मेन फंक्शंस में एक्सेप्ट डिपॉजिट के बाद आता है टू लैंड मनी। अब पैसा उधार देना। पैसा उधार कैसे देती है बैंक? तो बैंक कैसे पैसा उधार देगी? सबसे पहला है थ्रू अ लोन, लोगों को लोन प्रोवाइड करके। द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर आइदर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म। 1 साल के लिए या 1 साल से कम टाइम के लिए अगर छोटा मोटा अमाउंट उधार दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म लोन हुआ। 5 साल से ज्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए ज्यादा बड़ा अमाउंट अगर लोन दिया जाता है, जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो हाउस कंस्ट्रक्शन का लोन बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है, उसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। सो does the in some kind of loans hypothecation is necessary। hypothecation क्या होता है? जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक के जो एजेंट होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं कि जो सामने लोन वाले पर्सन ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन सच है या झूठ है, वो लोग वेरीफाई करने के लिए आते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइपोथिकेशन। So hypothecation is necessary while in some kind of loans hypothecation is not necessary. Such loans are provided to either businessmen or an individual or industries against which the bank demands for guarantee. And in present time home loan, car loan, education loan, cash credit, machinery loan, gold loan, personal loan etc. are available. फिर आता है by overdraft or and cash credit. If a current account holder withdraws more amount than the balance of that account for a predetermined limit and short duration of time, it is called overdraft. The duration of overdraft is short, but when the duration is predetermined then it is known as cash credit. ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, करंट अकाउंट होल्डर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। अब मान लो कि किसी बिजनेसमैन के करंट अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस जो है 50,000 है, लेकिन सामने कोई पार्टी उससे पैसा मांग रही है और वो पार्टी उससे 55,000 रुपए मांग रही है, 55,000 मांग रही है। अब उसके अकाउंट में तो 50,000 का बैलेंस है, लेकिन वो बिजनेसमैन क्या करेगा? बैंक के पास एप्लीकेशन दे देगा कि भाई मुझे मेरे अकाउंट में अभी 50,000 है लेकिन मुझे 55,000 विड्रॉ करने हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा 5,000 की हेल्प बैंक से चाहिए। तो बैंक क्या करती है? उसको परमिशन देती है और वो अपने अकाउंट से पार्टी को देने के लिए 55,000 विड्रॉ कर लेता है। अब देखा जाए तो बैंक के पास से कितने रुपए उधार लिए गए? 5,000 रुपए उधार लिए गए। 50,000 तो उसके अकाउंट में अवेलेबल थे, तो उसने 55,000 का पेमेंट कर दिया, मतलब 5,000 रुपए की बैंक ने उसको हेल्प प्रोवाइड की। अब इस 5,000 के ऊपर
बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अप्लाई करती है, इंटरेस्ट भी लेगी उसके ऊपर, क्योंकि उसने पैसा उधार दिया है। और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा इसको 90 डेज में पे ऑफ करना होता है। अगर उसमें नहीं कर पाते हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। तो इसके अंदर फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जल्दी से जल्दी इसका रिपेमेंट कर देना होता है। और अगर इसका टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है, बिल्कुल डेट मेंशन कर दी जाती है कि फ्यूचर में इस डेट पे आपको ये उधार का पैसा वापस पूरा का पूरा देना ही है, तो उसको बोला जाता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब भी यही है कि हमारे अकाउंट में जो अवेलेबल बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हमने विड्रॉ किया उतना ज्यादा हमने बैंक से मतलब उधार लिया है, तो वो हमको बैंक को वापस देना पड़ेगा। तो जब टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो उसको कैश क्रेडिट बोला जाता है। और जहां पे ऐसे डेट और टाइम फिक्स नहीं होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है। दोनों में ही करंट अकाउंट होल्डर को हेल्प मिलती है बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ करने की। फिर आता है टू इन्वेस्ट। अब बैंक का तीसरा फंक्शन है इन्वेस्ट करने का। बैंक के पास क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने डिपॉजिट्स रखवाते हैं, तो बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा आ जाता है। सपोज एक एग्जांपल लें कि एक पर्सन है, उसने 10,000 की एफडी करवाई। अब पूरे गांधीधाम में ऐसे कम से कम अगर हमको 5 पर्सन भी मिल जाते हैं, तो 5 पर्सन ने मिलकर अगर एक ही बैंक में 10,000 की एफडीआं करवाई है, तो बैंक को 50,000 रुपया तो मिल गया 5 पर्सन का। तो उस 50,000 को बैंक अगर खाली खुद के पास रखे रखे रहेगी तो बैंक को कोई इनकम नहीं मिलेगी। तो बैंक क्या करती है, उस 50,000 को बैंक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में और अलग अलग जो प्रोजेक्ट चलते हैं बड़े बड़े शेयर्स के बिजनेस में, उन सब में बैंक इसको इन्वेस्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है कि बैंक को भी उस 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और उस इंटरेस्ट में से बैंक सामने वाले पर्सन को जिसने एफडी रखवाई है उसको भी इंटरेस्ट देती रहेगी। अब इसमें कैसे इनकम मिलेगी बैंक को, जैसे मान लो कि आपने बैंक में 10,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट के लिए रखे, और फिक्स डिपॉजिट आपका मान लो है 11 महीने का सपोज। तो 11 महीने के ऊपर अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिलना है फिक्स डिपॉजिट का, एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो 10,000 की आपने एफडी करवाई, 10,000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000 रुपीज। लेकिन ये 1,000 आपको कब मिलेगा, जब आप 11 महीने पूरे होने तक रुकोगे, और 11 महीने खत्म होने के बाद जब आपकी एफडी मैच्योर हो चुकी है और उस फिक्स डिपॉजिट का पैसा आप जब लोगे, तो आपको 10,000 के ऊपर वो 1,000 का इंटरेस्ट प्लस होके आपको 11 महीने के बाद 11,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बैंक ने इंटरेस्ट का रुपया कितना दिया, 1,000 रुपया दिया। कब दिया, 11 महीने के बाद दिया। अब बैंक क्या करती है, इसी 10,000 को आगे इन्वेस्ट कर देती है, और जहां पे इन्वेस्ट करती है वहां पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है 15% या 20%। अब बैंक ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और बैंक उस पर 20% का इंटरेस्ट ले रही है जहां उसने इन्वेस्ट किया वहां से, तो बैंक को ब्याज कितना मिलेगा, 10,000 पे 20% मतलब 2,000 रुपए ब्याज बैंक को मिलेगा। उस 2,000 रुपए ब्याज में से 1,000 का ब्याज बैंक ने आपको दे दिया, तो बैंक ने कितना कमाया, बैंक ने 1,000 रुपया कमाया। तो इस तरीके से बैंक जो है अपनी इनकम जनरेट करती है। So to invest, the bank cannot get benefit if it is not able to invest and lend the amount of the capital and deposit of the bank. An important work of bank is to invest this amount at some secure place and with proper calculation. The bank has to invest some percentage of total deposit in government securities according to the rules of RBI, on which the rate of interest is low. It is inevitable for a bank to get instant cash by withdrawing investment during emergency or some accidental situation. A bank majorly invests in government securities or in other financially capable units. बैंक कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, बैंक ज्यादा करके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि सरकारी खाते में पैसा डूबने का खतरा नहीं होता है, सरकार कहीं भाग नहीं जाएगी पैसा लेके। लेकिन प्राइवेट एजेंसीज में अगर इन्वेस्ट करें तो उसमें डर होता है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसलिए बैंक ज्यादा करके कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, और इस तरीके से इन्वेस्ट करके बैंक जो है इनकम जनरेट करती है। फिर आता है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग क्या होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक के पास से लेन देन करती है पैसे का, तो उसको बोला जाता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। जैसे एक्सिस बैंक ने सपोज मान लो 1 लाख रुपया उधार लिया HDFC बैंक के पास से, एक एग्जांपल लेते हैं,
तो एक्सिस बैंक ने किसके पास से पैसा उधार लिया? एचडीएफसी बैंक के पास से उधार लिया। तो ये क्या हुआ? एक तरीके का इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हुआ। जब दो बैंकों के बीच में पैसे की लेन देन होती है, एक बैंक दूसरे बैंक के पास से लेन देन करती है पैसे की, उसको बोला जाता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज इंटर बैंकिंग। Every bank sometimes faces shortage of money for very short duration of time, even less than 24 hours. At this time, unused money in a bank is provided to the needy bank. This arrangement is made by an agency appointed by the central bank RBI. कई बार क्या होता है कि किसी एक बैंक के पास कैश बैलेंस जो अवेलेबल है वो बहुत कम हो जाता है और उसकी वजह से उसको इमरजेंसी में 24 घंटे या 24 घंटे से कम टाइम पीरियड के लिए कुछ कैश की जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा कैश किसी अदर बैंक के पास से उधार लेती है। 24 घंटे या 24 घंटे से कम टाइम के लिए एक बैंक ने दूसरे बैंक से कैश उधार लिया। ये उधार लेने के लिए उसको बीच में रखना पड़ेगा एजेंसी को। वो एजेंसी कौन सी होगी? वो एजेंसी होगी सेंट्रल बैंक के थ्रू अपॉइंट की हुई। मतलब कोई भी बैंक ऐसे डायरेक्ट अपनी मर्जी से नहीं कर सकेगी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक एजेंसी बना रखी है। जिस भी बैंक को कैश की जरूरत होगी वो पहले उस एजेंसी के पास जाके डिस्कस करेंगे। वो एजेंसी वाले दूसरी बैंक के पास कांटेक्ट करके 24 घंटे या उससे कम टाइम पीरियड के लिए उस निडी बैंक को पैसा अवेलेबल करवाएंगे। तो 24 घंटे या उससे कम टाइम के लिए जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास से पैसा उधार लिया है उसको बोला जाता है कॉल मनी। क्या बोला जाता है? कॉल मनी। और इस कॉल मनी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है कॉल मनी रेट। तो ये था अपना इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब हम आते हैं सब्सिडियरी फंक्शंस पे। तो सब्सिडियरी में सबसे पहले आता है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के ट्रांजेक्शंस को ध्यान रखना। बैंक के कस्टमर कौन होते हैं? जो बैंक को अपना पैसा देते हैं एज अ डिपॉजिट। जो लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो बैंक के कस्टमर्स होते हैं। तो अ बैंक हैज मेनली टू टाइप ऑफ कस्टमर्स, डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। बोरोवर्स कौन होते हैं? जो लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। और डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? जो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट रखवाते हैं। So such customers do their financial transaction through bank. When a customer writes a check in favor of other person, then the money is paid to that person by bank on behalf of person who has written the check. In the same way, then a person receives a check from the other person, the bank collects money from the person who has written the check on behalf of the person who has received the check. In present time, a bank perform different tasks on behalf of the customer, such as payment of electricity bill, phone bill, insurance premium, and to transfer money from one account to another account, etc. आज के जमाने में कैसा हो गया है? हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल मनी यूज कर रहे हैं। तो इतने सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं पैसे की लेन देन के लिए, पर वो पूरा पैसे की लेन देन होती कहाँ से? हमारे बैंक अकाउंट से होती है। इसका मतलब कि हमारे बिहाफ पे ये सब एक्टिविटी कौन कर रहा है? हमारे बिहाफ पे ये सब एक्टिविटी बैंक कर रहा है। बैंक खुद जो है अपना काम बढ़ाता जा रहा है, काम करता जा रहा है। तो ये था ट्रांजेक्शंस ऑफ कस्टमर। सेकंड में आएगा डू ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पर्सन मान लो विदेश में कमा रहा है। अब विदेशों में जो करेंसी चलती है वो हमारे इंडिया की करेंसी से अलग है। इंडिया में रुपीस चलता है और बाहर जो है किसी कंट्री में डॉलर चलता है, किसी में पाउंड चलते हैं। तो अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग करेंसीज यूज की जाती है। लेकिन अगर हम बाहर की कंट्री में पैसा कमाने गए हैं तो हमको वहां पे जो सैलरी मिलेगी, जो इनकम मिलेगी, वो वहां की करेंसी में मिलेगी और वहां की करेंसी इंडिया में तो चलेगी नहीं। तो क्या किया जाएगा? वहां की करेंसी को इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे अगर सामने पर्सन जो है डॉलर कमा रहा है तो उसने अगर मान लो वहां पे $5 कमाए हैं तो वो $5 को इंडिया के रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो करेंसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है इसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। और ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में यूज किया जाता है, फॉरेन ट्रेड में यूज किया जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा विदेशों में अपना सामान हम लोग बेचते हैं उतना हमारे देश को फॉरेन करेंसी मिलती है और उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन सब का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट रिजर्व बैंक के थ्रू किया जाता है। Nowadays, import-export business is done compulsorily through bank.
foreign exchange is required for import export business, the bank which has obtained permission from central bank perform the task related to foreign exchange. कोई भी बैंक अपनी मर्जी से फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकता है, उस बैंक को पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मेरे कस्टमर विदेशों में हैं और वो अपनी विदेशों वाली करेंसी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो ये परमिशन जब उसको आरबीआई से मिल जाएगा तो वो बैंक जो है फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकेगी। फिर थर्ड आता है टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। Letter of credit is a letter written by one bank addressed to the other bank. The bank ensures the payment of certain amount and at a certain time by the person mentioned in this letter. The bank collects certain deposits from the respected person before issuing the letter of credit, or the bank gets guarantee of the same amount. The amount mentioned in a letter of credit is paid at a fixed time to the person whom the bank has ensured for the same. Thus, letter of credit makes the accounting transactions trustworthy. The bank earns income in a form of commission by offering this service. देखो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक अपन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पर्सन एक्स है, वो बाहर किसी कंट्री में डील करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो रहता इंडिया में है, ठीक है। अब जो मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर एक्स इंडिया से अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, सपोज मान लो अमेरिका। अब अमेरिका में जो ट्रेडर रहता है जिसके साथ में वो ये फॉरेन ट्रेड की डील कर रहा है, उस ट्रेडर को ये पर्सनली तो जानता नहीं है इंडिया वाला ट्रेडर, और उस पे वो कैसे विश्वास कर ले कि सामने वाला पर्सन मुझे टाइम पे पैसा देगा या नहीं देगा। रिस्क होता है। एक बार अगर इंडिया से उसने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया और वो अमेरिका गुड्स पहुंच गया, सामने वाले पर्सन ने गुड्स रिसीव कर लिया और अगर उसने पैसा नहीं दिया तो करोड़ों का गुड्स तो नुकसान में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो मिस्टर एक्स यहाँ इंडिया में रहता है, वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले सामने वाले पर्सन को बोलता है कि भाई तुम मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट सामने वाले पर्सन को बनवाना पड़ेगा। सामने जो अमेरिका का पर्सन है वो अमेरिका की बैंक में जाएगा, वहां की बैंक के पास वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, और फिर वहां की बैंक उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करेगी, उसका मिनिमम अमाउंट हमेशा अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रहता है वो चेक करेगी, मार्केट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बहुत सारी चीजें बैंक जो है उसके बारे में इंक्वायरी निकालेगी। और जब बैंक पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगी उस पर्सन के बारे में, तो बैंक क्या करेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बनाएगी और उस लेटर ऑफ क्रेडिट में उसकी जिम्मेदारी लेगी सामने वाले पर्सन की कि भाई इस पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है इस मार्केट में और ये जो है इतना रुपया टाइम पे पेमेंट कर देगा। और इसके लिए बैंक क्या करती है, जितने रुपए की डील होने वाली है उतना रुपया बैंक पहले ही उस अमेरिका वाले पर्सन से लेके खुद के पास रख लेगी और पैसा रखने के बाद उसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगी। फिर जब पैसे लेने की डेट आएगी, उस डेट पे वहां की बैंक उस पैसे को हमारे जो मिस्टर एक्स है इंडिया का, इसके अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करेगी। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये एक विश्वास दिलाने वाला लेटर है जो बैंक बना के देती है। किसको बना के देती है, ट्रेडर्स को बना के देती है, ताकि सामने वाला ट्रेडर इसके ऊपर विश्वास कर सके, लेकिन बदले में बैंक इसका कमीशन लेती है, फ्री में बना के नहीं देती है। साथ साथ में जितने रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट बनेगा उतना रुपया बैंक अपने पास पहले से सामने वाले पर्सन से लेके रख लेती है कि कहीं अगर सामने वाला पर्सन लॉस में चला गया तो बैंक को बेचारी को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देती है, लेकिन पहले उसकी गारंटी मतलब उसका उतना अमाउंट जो है अपने पास रख लेती है। इसको बोलते हैं अपन लेटर ऑफ क्रेडिट। इससे क्या होता है कि ट्रेडर्स को एक दूसरे के ऊपर पैसे के मामले में जो रिस्क होता है वो रिस्क उनका खत्म हो जाता है, क्योंकि बैंक ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले ली है। फिर आता है टू इशू ट्रैवलर्स चेक। पहले के टाइम में जब एटीएम वगैरह इतनी सुविधा नहीं थी, उस जमाने में ट्रैवलर्स चेक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, आज भी किया जाता है। ट्रैवलर्स चेक में क्या होता है, जैसे कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारा कैश लेके जाना रिस्क हो जाता है कि इतना कैश ले जाएं और कहीं चोरी हो जाए, गुम हो जाए तो अपन क्या करें। तो क्या किया जाता है, उतना का उतना पूरा कैश यहाँ अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है
बदले में बैंक के पास से एक चेकबुक की रिक्वेस्ट की जाती है, ट्रैवलर चेकबुक की। बैंक जो है हमको वो चेकबुक प्रोवाइड करती है, फिर आगे जहां पे भी हमको खर्चा करना है तो वो ट्रैवल का चेक जो है हम पेमेंट में दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि चेक में सामने वाले का नाम होता है, तो उस नाम वाले अकाउंट में ही पैसा जाएगा। अगर गुम भी हो जाता है, कहीं मिसप्लेस भी होता है, तो भी उसमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उस चेक में ऐसा है कि जो पर्सन उसको ले जाके बैंक में देगा उसको खुद तो पैसा मिलेगा ही नहीं, अकाउंट में ट्रांसफर होगा। किसके अकाउंट में? जिसका नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ होगा। तो इससे क्या होता है, ट्रेवलिंग करने में जो रिस्क होता है कैश का, वो रिस्क जो है खत्म हो जाता है। So in present time, more and more people have started traveling. People have started getting traveler check in order to prevent themselves in losing their cash or getting it stolen during their travel within country or abroad. So the holder of traveler check can withdraw money through the check from another outstation bank or from a foreign bank branch by signing as per his specimen signature. This check is very reliable and transferable. The use of traveler check has decreased as the facility of ATM has become widespread. जब तक उस पे साइन नहीं होगा और सामने वाले का नाम नहीं होगा, तब तक वो चेक कभी भी उसका जो है पेमेंट क्लियर नहीं हो पाएगा। देन आता है सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट में, डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक रिटन बाय अ बैंक इन फेवर ऑफ ब्रांच ऑफ द सेम बैंक. The name of the person is mentioned in a demand draft and an order is issued to pay the amount to the person whose name is written on the draft. Draft is a secured medium while sending money to a person or a firm. The person or the firm desirable to send money fills in certain form and requests the bank to issue the draft. On the basis of this request, the bank writes the name of receiver of the money on the draft and orders its branch or its associated bank to pay the amount. The sender pays the bank not only the amount mentioned in a draft but also the commission for the same. If the bank issues such draft which can be encashed it in its own city, then it is called pay order. अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? जैसे हम गांधीधाम में रहते हैं, हमने कोई ऑनलाइन एजुकेशन का सपोज मान लो कोई पैकेज लिया है ऑनलाइन एजुकेशन का, और उसकी हमको फीस पे करनी है, और वो जो क्लासेस चलते हैं वो है दिल्ली में। अब दिल्ली के क्लासेस का हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और बदले में हमको फीस देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एनवेलप में पैसा डाल के अगर दिल्ली सेंड करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्यों? रास्ते में कहीं पे एनवेलप हमारा मिसप्लेस हो सकता है, तो हम वो काम नहीं कर सकते। सामने वाले पर्सन से हम अकाउंट नंबर अगर लें तो उसमें भी एक रिस्क आता है, अकाउंट नंबर लेने पे कहीं हम पे कोई विश्वास करके जल्दी से अपना अकाउंट नंबर हमको दे नहीं दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता है। जैसे मान लो कि हमको 2000 रुपए फीस भरनी है, अब उस 2000 रुपए दिल्ली वाले सेंटर में फीस भरनी है, तो दिल्ली वाले सेंटर का नाम क्या है, वो नाम हम जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे हमको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, बैंक हमको एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म में हम सामने जो सेंटर है जिसके पास हमको पैसा भिजवाना है उस सेंटर का नाम और एड्रेस लिख देंगे इन फेवर ऑफ में। उसके बाद जितने रुपए हमको उसके पास भिजवाने हैं उतने रुपए हम उसमें लिखेंगे, जैसे 2000 भिजवाने हैं तो हम 2000 का उसमें अमाउंट लिखेंगे। इस फॉर्म के साथ हम 2000 रुपए बैंक को देंगे। जब हम बैंक को देंगे तो बैंक उस पर हमको कमीशन मांगेगी, जितना परसेंटेज कमीशन होगा 2000 के ऊपर, सपोज मान लो 2000 पे अगर 10% कमीशन बैंक लेती है तो 2000 पे हमको 200 रुपए और देने पड़ेंगे, तो वो 200 रुपए हम उसको और देंगे बैंक को। अब बैंक क्या करेगी, हमको 10-15 मिनट के बाद में एक चेक जैसा एक डॉक्यूमेंट बना के देगी, चेक के जैसा एक डॉक्यूमेंट बना के देगी। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सामने वाले कोचिंग सेंटर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होगा इन फेवर ऑफ में, और वो पैसा बैंक खुद के पास रखेगी। अब ये जो डॉक्यूमेंट हमको मिला है, इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डिमांड ड्राफ्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेक जैसा जो डॉक्यूमेंट हमको बैंक ने बना के दिया डिमांड ड्राफ्ट, इस डिमांड ड्राफ्ट को हम एक इन्वेलप में डालेंगे और उस इन्वेलप पे सामने वाले दिल्ली वाले कोचिंग सेंटर का नाम एड्रेस लिख के हम पोस्ट कर देंगे। जैसे ही 3 दिन 4 दिन या 10 दिन में दिल्ली पहुंचेगा, वहां के पर्सन को वो इन्वेलप रिसीव होगा। वहां पे किसी भी पर्सन को वो इन्वेलप रिसीव हो, वो पर्सन जब उसको ओपन करेगा तो उसके अंदर से डिमांड ड्राफ्ट निकलेगा। उस डिमांड ड्राफ्ट में नाम किसी पर्सन का नहीं है, नाम किसका है, उस कोचिंग सेंटर का नाम है। अब कोई भी पर्सन अगर इस डिमांड ड्राफ्ट को ले जाके बैंक में देता है
तो बैंक उस देने वाले पर्सन को कैश नहीं देगी, बैंक क्या करेगी, उस कोचिंग सेंटर का जो अकाउंट है उस कोचिंग सेंटर के अकाउंट में 2000 रुपया बैंक जो है ट्रांसफर कर देगी। हमारे अकाउंट जो हमने यहाँ 2000 रुपए डिपॉजिट किए थे बैंक के पास, वो 2000 रुपए बैंक दिल्ली के कोचिंग सेंटर वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। मतलब अगर डिमांड ड्राफ्ट मिसप्लेस भी हो जाता है, किसी थर्ड पार्टी को भी मिल जाता है, तो वो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। तो इसको बोला जाता है डिमांड ड्राफ्ट। ये जो है एक सेफ एंड सिक्योर जो है मेथड है। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन होता है सब काम, तो एटीएम के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। फिर आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक। The bank does frequent financial transaction on a basis of which the bank is well aware of the financial capabilities of customers. Any firm or institute consider the information provided by a bank more reliable in such dealing where credit transactions is required and the firm or the institute wants to check reliability of other firm or institute. The bank issues solvency certificate for the same. अब इसमें क्या होता है, क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड में कि पर्सन का क्रेडिट बैंक लेती है। तो क्रेडिट लेने का मतलब उसका जिम्मेदारी लेती है। जिम्मेदारी लेने से पहले बैंक क्या देखेगी, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है, वो बार बार कितना पैसा विड्रॉ करता है, कितना पैसा डिपॉजिट करता है, बहुत सारी चीजें बैंक जो है उसकी इंक्वायरी करेगी। और फिर बैंक को जब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तो बैंक उसको एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना के देगी। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पैसे के मामले में अच्छी पोजीशन है, ऐसा एक सर्टिफिकेट बैंक जो है प्रोवाइड करती है। तो ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ बैंक है। इसके बाद आता है टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब होता है एजेंट। एजेंट के जैसा काम भी बैंक जो है करके देती है। कई बार बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके बिहाफ पे बैंक क्या करती है, उनके बिहाफ पे शेयर एक साथ परचेस कर लेती है, फिर उन ट्रेडर्स को वो शेयर्स दे देती है, बदले में उन ट्रेडर के पास से वो कमीशन लेती है। तो व्हेन अ कंपनी कम्स टू द मार्केट फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ कैपिटल इज ऑलवेज हैज अ फियर whether it will get the amount for issue or not, so the company finds difficult to run the business if it does not get the minimum amount. At this time the bank ensures full or minimum amount of subscription. In case of receiving less application amount as compared to underwriting by bank, that amount will be subscribed by the bank by way of buying securities. कई बार कोई नई कंपनी अगर मार्केट में आ रही है तो उसको मार्केट में आने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, शेयर्स इश्यू करने पड़ते हैं। अब शेयर्स क्या होता है ये आगे के चैप्टर्स में डिटेल में बताऊंगा मैं। तो शेयर्स इश्यू करने पड़ते हैं, तो उसमें ऐसा रूल होता है कि जैसे 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर कंपनी इश्यू करना चाहती है, मतलब पब्लिक के पास से वो 1 लाख रुपया कलेक्ट किया जाएगा, तो कम से कम कंपनी को 90% एप्लीकेशन मिलनी चाहिए। अगर 90% से कम होती है तो कंपनी को लीगल वैलिडिटी नहीं मिलती है शुरू होने के लिए। तो बैंक ऐसी सिचुएशन में क्या करती है, बैंक उसके शेयर्स परचेस कर लेती है, सिक्योरिटीज परचेस कर लेती है। तो ये जो काम है ये एक तरीके से बैंक ने क्या किया, एजेंट वाला काम किया कि भाई उसके शेयर जो है मार्केट में सेल करवा के दिए। तो इसको बोलते हैं प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडरराइटर। फिर आता है टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज एटीएम, डीमेट, सेफ डिपॉजिट वॉलेट। The bank also provides its customer the facility like ATM, DMAT and safe deposit vault. In addition to this, it also provides facilities of credit card and debit card to the customers. अब आप लोग जानते हो ATM फैसिलिटी, ATM में क्या होता है 24 आवर्स और 7 डेज हम लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ATM कार्ड होना चाहिए। ATM कार्ड को डेबिट कार्ड भी बोला जाता है। ATM में क्या होता है, जितना पैसा हमारे अकाउंट में होगा उससे ज्यादा हम लोग एटीएम से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्यों, एटीएम कार्ड में ये लिमिटेशन होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमारे अकाउंट में अगर कम पैसा है और हमको ज्यादा की खरीदारी करनी है या हम ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, ज्यादा पेमेंट करना है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा का भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर विद इन टाइम, स्पेसिफिक टाइम में अगर हम पैसा नहीं दे पाते तो उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है बैंक वाले वसूल करते हैं। तो ये बहुत नुकसान वाला होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड से कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहिए एटीएम से।
क्योंकि आजकल की फैसिलिटी है क्रेडिट कार्ड में, आप क्रेडिट कार्ड से भी एटीएम से विड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उस पे बहुत ज्यादा हाई चार्जेस लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमको वापस रिटर्न में पे करना पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करने की, क्रेडिट कार्ड से कभी विड्रॉ नहीं करने का। लेकिन अगर कहीं पेमेंट करना है तो जैसे कार्ड स्वैप करवा के पेमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड से स्वैप करवाएंगे तो उसमें इतना हाई चार्ज नहीं होगा, चार्ज तो होगा पर हाई चार्ज नहीं होगा। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद आगे का जो टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ बैंक, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।